Science Galaxy. Welcome to our channel Science Galaxy, where we learn science in simple ways. Don't forget to like, subscribe and share the video. तो आज शुरू करते हैं चैप्टर 1 केमिस्ट्री का मैटर्स इन आर सराउंडिंग। तो इसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मैटर एग्जैक्टली होता क्या है। मैटर इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ वॉल्यूम। मतलब कोई भी चीज़ अगर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है और उसका कुछ मास होता है तो हम उसे मैटर कह सकते हैं। इन दो टर्म्स का मतलब पहले हम समझते हैं। वॉल्यूम और मास से हमारा मतलब क्या है। वॉल्यूम मतलब वो कोई जगह ऑक्यूपाई करती है, कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती है, और मास मतलब उसका कोई अमाउंट है, वेट है उसका, सब्सटेंस का, तो उसे हम मैटर कहते हैं। मतलब आसपास जो भी अगर हमारी चेयर है तो चेयर कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, उसका कुछ मास भी है, तो हम उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे कि चेयर इज़ अ पार्ट ऑफ मैटर। तो मैटर क्या है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ वॉल्यूम, और वॉल्यूम और मास उसका होना चाहिए। मतलब आसपास हमारी जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो छोटी है बड़ी है, अगर उसका कोई मास है और वो कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर पा रही है तो इसका मतलब वो चीज़ मैटर ही है। Ancient philosophers divided matter into 5 elements that are air, water, sky, fire and earth. चलो, तो अब इन पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जो हमारा मैटर होता है ना, वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होता है। तो इन पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी करते हैं। हमारे आसपास जो भी मैटर है, मैटर था ना, वो किसका बना होता है, वो छोटे छोटे एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स का बना होता है। ये जो पार्टिकल्स हैं ये बहुत बहुत छोटे होते हैं। दीज पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल। बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं। मतलब एक छोटे से क्रिस्टल में ना मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। ये हम एक्टिविटी से प्रूव भी करेंगे। हम पोटेशियम परमैंगनेट ले लेंगे, उसे बार बार डाइल्यूट करेंगे तो हम देखेंगे कि पार्टिकल्स जो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। दूसरी बात, ये जो पार्टिकल्स हैं इनमें कुछ स्पेसेस होती हैं। पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेसेस होती हैं। इसी वजह से हमारी जो वाटर है उसमें जो चीनी है वो मिक्स हो जाती है। मतलब आगे हम डिफ्यूजन वाला टॉपिक जब हम डिस्कस करेंगे ना, तो हम देखेंगे कि पार्टिकल्स जो होते हैं ना, इनके बीच में स्पेसेस होती है। तो चीनी जो है गायब कहाँ हो गई, चीनी ना इन पानी के जो स्पेसेस थे ना, इंटरमॉलिकुलर स्पेसेस थी, उनके बीच में जाकर चली गई। ठीक है, इसलिए वो हमें लगता है कि वो मिक्स हो गई है। ऊपर से पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। वो कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे इसे भी, ब्राउनियन मोशन भी डिस्कस करने वाले हैं। और अगर हम पानी और चीनी का ही एग्जांपल लें, उन्हें हम मिक्स कर रहे हैं, लेकिन हम मिक्स करने के साथ साथ ना, मतलब अगर हम उसे स्टीयर नहीं कर रहे हैं और ऐसे ही मिक्स होने रख दिया, तब भी थोड़ी थोड़ी चीनी जो है वो पानी में मिक्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स ना मूव करते रहते हैं। या हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जो हमारा स्मेल होती है, फ्रेग्रेंस होती है, वो दूर तक पहुँच जाती है। वो कैसे पहुँचती है? क्योंकि पार्टिकल्स, जो एयर के पार्टिकल्स हैं, उसमें जो परफ्यूम है वो पहले तो डिफ्यूज़ होगा, फिर एयर के पार्टिकल्स आगे मूव करेंगे। जब एयर के पार्टिकल्स मूव करेंगे, हम तक पहुंचेंगे, तब हमें वो स्मेल फील हो पाएगी। तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना मैटर के, जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इनमें स्पेसेस होती हैं और ये कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, हिलते रहते हैं। ठीक है, रैंडमली मूव करते रहते हैं। ये भी हम डिस्कस करेंगे कि सॉलिड स्टेट्स में ये मूवमेंट मिनिमम होता है, जबकि गैसेस में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ये मूवमेंट होता है। और ऊपर से ये जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये जो पार्टिकल्स हैं, अब मैटर में अगर ये फोर्स होता ही ना, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट ना करके रखते, ये जो पार्टिकल्स हैं, तो ये दूर दूर पार्टिकल्स हो जाते और मैटर जो है वो उस फॉर्म में हमें ना दिख पाता जिस फॉर्म में हमें दिखता है। तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं। गैस जो है वो रैंडमली मूव कर पाती है क्योंकि उसके पार्टिकल्स में मिनिमम फोर्स है, जबकि सॉलिड जो है वो अपनी डेफिनाइट शेप में रहता है, उसके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा फोर्स है। ठीक है, तो इनके जो पार्टिकल्स, चाहे गैसेस की भी बात हो, गैसेस में भी फोर्स होता है लेकिन कम होता है, और सॉलिड्स में मैक्सिमम होता है। तो हर पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, उनके बीच में फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अभी हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर डिस्कस करा। एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, उसके थ्रू इन प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। हमने 100 मिलीलीटर वाटर ले लिया है, 100 मिलीलीटर वाटर ले लिया और उसमें डाल दिया पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका फॉर्मूला होता है KMnO4। पोटेशियम परमैंगनेट का एक छोटा सा क्रिस्टल डाल दिया।
पोटेशियम परमैंगनेट पर्पल कलर का होता है, पोटेशियम परमैंगनेट पर्पल कलर का होता है, वो क्रिस्टल हमने वाटर में डाल दिया। उसके बाद क्या हुआ, वाटर में डालने के बाद वो वाटर पिंक हो गया। उस 100 मिलीलीटर पिंक वाटर में से हमने 10 मिलीलीटर पिंक वाटर अलग करा, ठीक है। तो मतलब हमने क्या लिया, पहले 100 मिलीलीटर पानी लिया, उसमें हमने पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल डाला, पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल से वो पिंक हो गया। उसका वो पिंक हुआ वो जो पानी था ना, उसका 10 मिलीलीटर हमने बाहर कर दिया। 10 मिलीलीटर बाहर करने के बाद उसे हमने फिर से बिल्कुल नए 100 मिलीलीटर पानी में डाल दिया, ठीक है। 100 मिलीलीटर पानी में फिर से हमने 10 मिलीलीटर वो पिंक हुआ हुआ पानी डाल दिया। अब ये थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाएगा, पहले से कम पिंक हो जाएगा। फिर हम इसका और 10 मिलीलीटर लेंगे और क्या करेंगे, पूरे जो पानी भरा हुआ है ना 100 मिलीलीटर का, दूसरा पानी भरा हुआ है 100 मिलीलीटर का, उसमें फिर से इसका 10 मिलीलीटर डाल देंगे। यही हम बार बार करते रहेंगे। हम क्या करेंगे, बार बार 10 मिलीलीटर निकालेंगे उस पिंक सोल्यूशन का और पूरे की पूरी नई 100 मिलीलीटर वाटर में डाल देंगे। इससे क्या होता चला जाएगा, पानी की कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी और धीरे धीरे वो डाइल्यूट होता चला जाएगा। लेकिन हम लास्ट तक भी देखेंगे कि उसका पर्पल कलर जो है वो गायब नहीं होता, पर्पल कलर तब भी रहता है। इसका मतलब क्या है, पार्टिकल्स जो है बहुत सारे, एक छोटे से पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल में मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स थे जो धीरे 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 डिवाइड होकर सोल्यूशन में डाइल्यूट होते चले गए, फैलते चले गए। एक छोटे से क्रिस्टल में इतने सारे पिंक कलर, मतलब हमारे इतने सारे जो बीकर्स हैं उसमें पिंक कलर आ गया, क्योंकि वो जो था ना हमारा, वो क्या था, इतने बार डाइल्यूट करने के बाद भी उसके पार्टिकल्स जो है वो डिवाइड होकर लास्ट तक भी रहे। इसका मतलब एक छोटे से क्रिस्टल में ही मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स थे। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो था ना एक छोटा सा क्रिस्टल, इसमें मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स है, मतलब एक पार्टिकल तो बहुत ही छोटा है। इससे मतलब हमें दो बातें पता चलती हैं कि एक तो पार्टिकल जब बहुत छोटा है और ऊपर से वो मिक्स हो जाता है आसानी से। अगर वो मिक्स हो पा रहा है, इसका मतलब बिना हम स्टेयर कर रहे हैं ना तब भी वो मिक्स हो जाता है। मिक्स होने का क्या मतलब है कि ये जो पार्टिकल्स हैं कॉन्स्टेंटली मूव ही करते रहते हैं, तो ये इसलिए खुद ब खुद मिक्स भी हो जाता है, डिफ्यूज़ हो जाता है ईजिली। चलो एक और एक्टिविटी से डिस्कस करते हैं। इस बार हमने पानी में कॉपर सल्फेट डाल दिया। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, तो कॉपर सल्फेट डालते ही पानी में ब्लू कलर फैल जाएगा। इससे दो बातें प्रूव होती है, मतलब पानी में ना इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस थी जिसके अंदर कॉपर सल्फेट की जो पार्टिकल्स हैं वो चले गए, और ये जो कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स हैं वो डिवाइड होते चले गए, वो बहुत ज़्यादा डिवाइड होते चले जाते हैं। और जो इंडिविजिबल एटम बचता है ना, मतलब जो इंडिविजिबल पार्टिकल होता है उसे हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। तो ये जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं उनमें क्या होती है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होती है ना। पानी के पार्टिकल्स में क्या थी, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थी। फिर हम ना इसको ही हीट अप करना शुरू कर देंगे। ये जो कॉपर सल्फेट था पानी में डाला, ब्लू कलर आ गया, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे हीट अप करना शुरू कर देंगे। और जैसे ही हम इसे हीट अप करना शुरू करेंगे तो हम देखेंगे ये जो पार्टिकल्स हैं ये बहुत जल्दी जल्दी फैल रहे हैं। तो मतलब अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होता है, डिफ्यूजन का रेट भी बढ़ जाता है। डिफ्यूजन होता क्या है एग्जैक्टली, जो हम ये बार बार वर्ड यूज़ कर रहे हैं, डिफ्यूजन होता है एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल में मिक्स हो जाना। मतलब जैसे कि अभी हमारा कॉपर सल्फेट था वो पानी के पार्टिकल्स में मिक्स हो गया, तो इसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स पानी के पार्टिकल्स में मिक्स हो गए, इसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ जाता है। तो अगर हमने टेम्परेचर इसका बढ़ाएंगे ना तो जल्दी जल्दी डिफ्यूजन होगा, ठीक है। टेम्परेचर राइज करेगा तो पार्टिकल्स जल्दी जल्दी मूव करेंगे। इसीलिए ही हमारा जो गर्म खाना होता है ना उसकी स्मेल हमें पहले पहुंच जाती है। और जैसे ही हम क्या करते हैं, अपनी अगरबत्ती जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं तो क्या होता है, अगरबत्ती जलाते ही वो दूर तक उसकी स्मेल जो है वो पहुंच जाती है। तो ये हमारा डिफ्यूजन होता है। कॉपर सल्फेट हमने देखा, इस एक्टिविटी से हमें पता चला डिफ्यूजन क्या होता है। कॉपर सल्फेट के जैसे पार्टिकल्स मिक्स हो गए थे ना, तो इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर, उसे ही हम डिफ्यूजन कहते हैं। और हमने सीखा अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो डिफ्यूजन का रेट भी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स की स्पीड बढ़ जाएगी, है ना। ये पार्टिकल्स तो कंटिन्यूसली मूव कर ही रहे हैं, तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से इन पार्टिकल्स की स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी, तो इस वजह से रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ जाएगा। इसी वजह से ये दो चीज़ें होती है, गर्म खाने की जो स्मेल है वो पहले पहुँचती है ठंडे खाने से, और जो हमारी अगरबत्ती होती है इंसेंस स्टिक, उसकी स्मेल जो है जलाते ही ज़्यादा तेज़ आने लगती है।
वैसे अगर नहीं जली हुई हो तो इतनी स्मेल नहीं आती, लेकिन जैसे ही हम उसे जला देते हैं अपनी अगरबत्ती को तो उसकी स्मेल जो है वो हम दूर तक फील कर सकते हैं। नाउ बिगनिंग विथ द सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट कौन सा स्टेट होता है, इसकी ना फिक्स्ड वॉल्यूम और फिक्स्ड शेप होती है। क्यों होती है फिक्स्ड वॉल्यूम और फिक्स्ड शेप? क्योंकि इनके बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं ना, इनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। पहली बात तो ये, एक तो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और दूसरी बात ये कि इनके पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है। तो जो हमारा सॉलिड स्टेट होता है, उनके जो मॉलिक्यूल्स, उनके जो एटम्स, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच में क्या होता है, उनके बीच में ना स्पेस बहुत कम होती है, नेग्लिजिबल स्पेस होती है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये अपनी आसानी से शेप चेंज नहीं कर सकते, और ऊपर से अगर हम इनके बहुत ज़्यादा प्रेस करेंगे, बहुत ज़्यादा कंप्रेस करेंगे, तो इनके पास बहुत कम स्पेस है, इसीलिए ये क्या हो पाएंगे, ये कंप्रेस भी नहीं हो पाएंगे, है ना, क्योंकि इनके बीच में स्पेस ही नहीं है। तो अगर हम बहुत ज़्यादा प्रेशर भी अप्लाई करते हैं तो ये कंप्रेस नहीं हो पाने के। ऊपर से ये रिजिड है। रिजिड होने का मतलब क्या है कि इसकी जो लेयर्स हैं उनके बीच में इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि अगर हम इसे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे टेंजेंशियली, अगर हम इस पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट लेयर स्लाइड कर जाएगी सेकेंड लेयर के ऊपर। ऐसा हो सकता है कि सॉलिड टूट जाए, ज़्यादा फोर्स लगाने पर सॉलिड टूट ज़रूर जाएगा, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि उसकी एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर मूव या फ्लो या स्लाइड कर पा रही है। ठीक है, तो हमारा सॉलिड स्टेट क्या होता है? सॉलिड स्टेट ऐसा स्टेट होता है जिसमें फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड शेप होती है, और पार्टिकल्स ना बिल्कुल लॉक्ड होते हैं। मतलब पार्टिकल्स जो है अगर हम उसे कहीं पे भी रख दें उसकी शेप चेंज नहीं होती। तो भाई अब तक तो हमने सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर ली, हमने डिस्कस कर लिया भाई सॉलिड तो हमारा ऐसा होता है जो अपनी शेप को ना चेंज नहीं कर सकता। हम अगर उस पर फोर्स लगाएंगे तो वो टूट जाएगा, लेकिन अपनी शेप चेंज नहीं करने का आसानी से। सॉलिड रिजिड होता है, लेकिन हमारा जो रबर बैंड होता है, रबर बैंड को अगर हम फोर्स लगाते हैं तो रबर बैंड स्ट्रेच होने लग जाता है। तो ये रबर बैंड शेप चेंज कर पा रहा है, तो क्या ये सॉलिड है? हाँ बिल्कुल ये सॉलिड है। ये एक एक्सेप्शन केस हम सोच सकते हैं। ये जो रबर है अगर हम इसे स्ट्रेच करते हैं तो अपनी शेप चेंज कर लेता है, और जैसे ही हम इस पर फोर्स हटाते हैं तो ये अपनी शेप रीगेन भी कर लेता है। और अगर हम ज़्यादा ही फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो रबर ब्रेक डाउन भी हो जाता है। तो ये जो रबर है उसे हम सॉलिड में ही काउंट करेंगे। ये हमारा एक एक्सेप्शनल केस हम मान सकते हैं। ऐसे ही हम स्पंज का सोच सकते हैं। रबर हमारा एक एक्सेप्शनल केस था, ऐसे ही हमारा एक और एक्सेप्शनल केस होता है स्पंज। अगर हम स्पंज को प्रेस करते हैं तो उसकी शेप चेंज हो जाती है। तो भाई स्पंज को फोर्स अप्लाई करने पर शेप चेंज हो पा रही है, तो क्या ये एक सॉलिड है? सवाल आता है, बात दिमाग में आती है। तो हम इसे सॉलिड में काउंट करें या ना करें? बिल्कुल हम इसे सॉलिड में काउंट करेंगे। इसकी शेप क्यों चेंज हो जाती है फोर्स अप्लाई करने पर? क्योंकि इसके बीच में बहुत सारे छोटे छोटे होल्स होते हैं, माइन्यूट होल्स होते हैं, जिसमें एयर स्पेसेस होती हैं। अब हमें पता है एयर तो कंप्रेस हो ही सकती है, तो जब हम एक स्पंज को प्रेस कर रहे होते हैं ना, तो उसकी जो एयर होती है उसके अंदर की, वो बाहर निकल जाती है, जिसकी वजह से उसकी शेप चेंज हो जाती है। और इसमें भी हम जैसे ही फोर्स को वापस हटाएंगे तो वो अपनी पोजीशन को रीगेन कर लेगा, वो तुरंत ही अपनी पोजीशन को रीगेन करने की कोशिश करेगा। इसका मतलब हमारा स्पंज भी सॉलिड स्टेट है। ऐसे ही हमारी एक बात और दिमाग में आती है, कभी कभी शुगर और सॉल्ट, जो हमारा शुगर और सॉल्ट होता है ना, उसे हम रख देते हैं। तो अगर हम उसे डिफरेंट जार्स में रख दें ना, तो वो उसी की शेप ले लेता है। एक बड़े से जार में रख दो, एक छोटे से जार में रख दो, तो उसकी ही शेप लेने लगता है। तो क्या हम शुगर को या सॉल्ट को, इनको सॉलिड माने कि नहीं माने इन्हें सॉलिड? ये बात भी दिमाग में आती है। हम इन्हें भी बिल्कुल सॉलिड मानेंगे, क्योंकि ये जो हमारा सॉल्ट है, शुगर है, इसमें अगर हम एक पार्टिकल, एक इंडिविजुअल पार्टिकल की बात करें तो उस पार्टिकल की शेप चेंज नहीं हो रही है, उस शुगर के एक क्रिस्टल की शेप चेंज नहीं हो रही है। बस हो क्या रहा है कि जिसमें भी हम उसे अरेंज कर रहे हैं ना, तो उनके बीच में जो डिस्टेंस है, जो एक शुगर क्रिस्टल और दूसरे शुगर क्रिस्टल के बीच में डिस्टेंस है, वो चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से वो शेप उसकी ले पा रहा है। लेकिन एक शुगर का जो क्रिस्टल है उसकी शेप चेंज नहीं हो रही। और अगर उसकी शेप चेंज नहीं हो रही तो भाई ये हमारा सॉल्ट और शुगर भी क्या है? सॉल्ट और शुगर भी हमारे सॉलिड स्टेट्स ही हैं। स्पंज भी सॉलिड है और रबर भी सॉलिड है, जबकि कुछ कन्फ्यूजन्स होती हैं, लेकिन फिर भी तीनों को सॉलिड माना जाता है।
तो यही वो क्वेश्चन है जो हमने अभी अभी डिस्कस करा कि सॉल्ट और शुगर को हम क्या सॉलिड मान सकते हैं, क्योंकि वो शेप तो चेंज कर लेते हैं। तो हाँ, बिल्कुल हम उन्हें सॉलिड मान सकते हैं। ठीक है, नाउ स्टार्टिंग विद लिक्विड्स। लिक्विड्स की क्या खास बात होती है? जो हमारे लिक्विड्स होते हैं इनकी डेफिनाइट वॉल्यूम तो होती है, सॉलिड्स की तरह इनकी डेफिनाइट वॉल्यूम ज़रूर होती है। मतलब अगर हम 2 लीटर मिल्क किसी भी उसमें रख लें, किसी भी बर्तन, किसी भी यूटेंसिल में रख लें, वो 2 लीटर ही रहेगा। वो जितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है वॉल्यूम तो उसकी फिक्स्ड रहेगी, लेकिन शेप फिक्स नहीं होती। लिक्विड को हम जिस भी कंटेनर में डालते हैं वो उसकी ही शेप ले लेते हैं। जैसे कि अगर हम बाल्टी में या एक बकेट में या फिर हम ग्लास में वाटर लें तो वो उसकी ही शेप ले लेंगे। तो इनकी इनडेफिनाइट शेप होती है, ये शेप उसकी ही ले लेते हैं जिस कंटेनर में इनको रखा जाता है। ये जो लिक्विड्स है इनकी जो लेयर्स होती है वो फ्लो कर सकती है। इट हैज़ अ टेंडेंसी टू फ्लो। सॉलिड की टेंडेंसी नहीं होती फ्लो करने की, लेकिन लिक्विड्स की टेंडेंसी होती है फ्लो करने की। इसलिए लिक्विड्स को हम फ्लूइड्स भी कहते हैं, लिक्विड को हम फ्लूइड्स कहते हैं। और ये जो लिक्विड्स होते हैं ना, इनकी डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी मतलब कितना गाढ़ापन है, कितने पार्टिकल्स पास हैं। जो पार्टिकल्स हैं ना इसके, वो सॉलिड से तो दूर दूर होते हैं, सॉलिड में तो बिल्कुल ही पास होते हैं। तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड के कंपैरिजन में तो दूर दूर होते हैं, लेकिन गैस के कंपैरिजन में पास होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि लिक्विड्स की जो डेंसिटी होती है ना वो सॉलिड से कम होती है और गैसेस से ज़्यादा होती है। ठीक है, लिक्विड्स जो है उनको हम बहुत ही कम कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में भी बहुत कम स्पेस होती है। इतनी स्पेस होती ही नहीं कि हम इसे इजीली कंप्रेस कर पाएँ। हाँ, थोड़ा बहुत कंप्रेस कर सकते हैं, सॉलिड से तो ज़्यादा ही कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि सॉलिड में तो बिल्कुल भी स्पेस नहीं होती, तो सॉलिड को तो बिल्कुल ही हम कंप्रेस नहीं कर सकते। और लिक्विड्स में विस्कोसिटी भी होती है। विस्कोसिटी क्या होता है? विस्कोसिटी होता है कि ये जो लिक्विड होता है ना, इसकी टेंडेंसी टू फ्लो तो है ही, ये लिक्विड जो है फ्लो कर सकता है। तो इसकी जो लेयर्स हैं जब वो फ्लो करती हैं, एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर जब वो फ्लो कर रही होती है तो एक फ्रिक्शन प्रोवाइडेड होती है दोनों लेयर्स के बीच में। भाई जब पानी बह रहा होता है ना तो ऊपर वाली लेयर सबसे फास्ट चलती है और जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है वो सबसे स्लो चलती है। तो इन लेयर्स के बीच में ना एक फ्रिक्शन होता है, इस फ्रिक्शन को ही हम विस्कोसिटी कहते हैं। विस्कोसिटी सबसे ज़्यादा ऐसे मीडियम में होगा जो सबसे ज़्यादा गाढ़ा लिक्विड होगा, जैसे कि हनी जो है उसमें विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, है ना। विस्कोसिटी समझ लो, जो इनकी लेयर्स होती है ना, लेयर्स उनके बीच में फ्रिक्शन जो होता है, जो रोकता है, जो ढंग से मूव नहीं करने दे रहा, एक लेयर को दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड नहीं करने दे रहा, उसे हम विस्कोसिटी कहते हैं। तो लिक्विड्स जो हैं उनकी डेफिनाइट वॉल्यूम होती है लेकिन डेफिनाइट शेप नहीं होती। इन्हें फ्लूइड्स कहते हैं क्योंकि इनकी टेंडेंसी होती है फ्लो करने की। इनकी डेंसिटी सॉलिड से कम और गैसेस से ज़्यादा होती है। इनको हम बहुत कम कंप्रेस कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है इन्हें कंप्रेस करने के लिए। और लिक्विड्स की विस्कोसिटी भी होती है, मतलब जब इनकी एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर फ्लो करती है तो फ्रिक्शन प्रोवाइड होता है। भाई अब बढ़ते हैं गैस पर। गैस जो है, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होता ही नहीं गैस के पार्टिकल्स के बीच में, और स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। तो मतलब सॉलिड का जस्ट ऑपोजिट, सॉलिड में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है और उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो मिनिमम होता है। गैस का जस्ट ऑपोजिट है, गैस के पार्टिकल्स जो है वो बहुत दूर दूर होते हैं और बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत क्विकली, बहुत रैंडमली मूव कर सकते हैं, ठीक है, इधर उधर रैंडमली वो मूव कर सकते हैं। इनके बीच में नेग्लिजिबल फोर्स होता है और जिस भी कंटेनर में इन्हें डालो ना, ये पूरे के पूरे कंटेनर की वॉल्यूम ले लेते हैं। जिस भी कंटेनर में डाल दो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि हमने एक खाली कंटेनर लिया और उसमें आधी गैस भरी पड़ी है, वो पूरी की पूरी वॉल्यूम ले लेंगे। ये वॉल्यूम अपनी चेंज कर सकते हैं क्योंकि इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो और बढ़ जाएगा। ये जो होते हैं, ये गैस के मॉलिक्यूल्स तो बहुत छोटे होते हैं, इनकी डेंसिटी इतनी कम होती है
कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना उससे भी कम होते हैं ये मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी जगह को, जो भी जगह जिसमें भी इसे रखा जा रहा है उसकी पूरी जगह को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। और ये अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं ना तो पार्टिकल्स और तेज़ी से मूव करने लगते हैं। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इनकी स्पीड बढ़ जाती है, इसकी वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। और ये जो है जब ये टकरा रहे होते हैं, ये ऐसे ही रैंडमली कहीं पे भी घूम रहे हैं, रैंडमली अगर मूव करेंगे तो क्या होंगे, कोलाइड भी करेंगे ये एक दूसरे से। और अगर ये कोलाइड करेंगे तो क्या होगा, कोलाइड करेंगे तो वॉल्स ऑफ कंटेनर से भी तो टकराएंगे। जब ये वॉल्स ऑफ कंटेनर से टकराते हैं, वॉल्स ऑफ कंटेनर से टकराने की वजह से ही प्रेशर डेवलप होता है। तो प्रेशर क्यों डेवलप होता है, जब ये गैस मॉलिक्यूल्स वॉल्स ऑफ कंटेनर से टकरा लेते हैं। तो भाई बढ़ते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट पे। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स का क्या मतलब है कि हम सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड को गैस और गैस को सॉलिड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बाय चेंजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर ये दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जिसको हम चेंज करके मैटर के स्टेट्स को इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, एक को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हम सॉलिड को अगर हम हीट अप करेंगे, वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉलिड को हीट अप करने से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। लिक्विड को फर्दर और अगर हम हीट अप करेंगे तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और गैस को अगर हम कूल डाउन करेंगे तो वो लिक्विड में, और लिक्विड को कूल डाउन करेंगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है। मतलब सॉलिड को हीट अप करा, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। लिक्विड को और हीट अप करा करते करते बॉइलिंग पॉइंट पर क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट पर लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सॉलिड को अगर हम हीट करेंगे तो एक पॉइंट आएगा, मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट, जिस पर वो लिक्विड में चेंज होने लगेगा, है ना। लिक्विड में चेंज होने के बाद लिक्विड को अगर हम क्या करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट पर ऐसा होगा, है ना। और अगर हम लिक्विड को और हीट करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट पर वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अगर हमें लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो हम उसे ठंडा करेंगे। कौन से टेम्परेचर तक ठंडा करेंगे, उसके फ्रीजिंग पॉइंट तक ठंडा करेंगे। मतलब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वो टेम्परेचर जिसमें सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाए। और फ्रीजिंग टेम्परेचर क्या होता है, वो टेम्परेचर जिसमें लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। तो मतलब दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। लेकिन अगर हम प्योर सब्सटेंस की बात करें तो उस प्योर सब्सटेंस का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा और फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो बिल्कुल इक्वल होगा। मतलब जैसे हम वाटर का केस ले ले तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो भी 0 डिग्री होता है, और आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी 0 डिग्री होता है, ठीक है। अच्छा, मेल्टिंग होता क्या है, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना। और फ्रीज़ क्या होता है, फ्रीज़ होता है लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना, ठीक है। अच्छा, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए हम हीट करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट पे लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। गैस को दोबारा ठंडा करके कंडेंस करके हम लिक्विड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एक बात और, सॉलिड को भी हम डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सॉलिड को जब हम गैस में डायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं तो उसे ही हम सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन कुछ सब्सटेंसेस का क्या होता है, वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाते हैं, लिक्विड में चेंज नहीं होते। जैसे कि हम बात करें कैम्फर की, जो कपूर होता है, जब हम उसे जलाते हैं तो वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनता है, बीच में उसमें लिक्विड स्टेट आती ही नहीं है। अगर हम बात करें अमोनियम क्लोराइड की, ऐसा ही अमोनियम क्लोराइड के साथ होता है। ऐसा ही हमारे कैम्फर, अमोनियम क्लोराइड, नैप्थलीन बॉल्स जो हम क्लीनिंग के लिए रखते हैं अपने वॉश बेसिन्स में या वॉशरूम्स में, वो क्या होते हैं, वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सब्लिमेशन हो जाता है नैप्थलीन बॉल्स का भी। तो ये हमारे सब्लिमेशन कहलाता है। एक हमारा होता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो डायरेक्ट हम इसे स्टेजेस में यूज़ करते हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस भी कहा जाता है। इसे रख दो थोड़े टाइम पे, ये डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएगी और फ्यूम्स की फॉर्म में निकलेगी, फ्यूम्स की फॉर्म में। तो ये स्टेजेस में हेल्प करती है। जो हम वाइट फ्यूम्स देखते हैं ना, तो उसमें हम पहले क्या रखते हैं, ड्राई आइस रख देते हैं, वो अपने आप ही किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की फ्यूम्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो हमें दिखने लगता है। तो हम टेम्परेचर को चेंज करके इस तरह इनका इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही प्रेशर का क्या फ़र्क पड़ता है भाई। प्रेशर, अगर हम गैस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो गैस के पार्टिकल्स पास आ जाएंगे।
गैस पर प्रेशर अप्लाई करने की वजह से गैस के पार्टिकल्स पास आ जाएंगे। गैस पर ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे, गैस के पार्टिकल्स पास आएंगे और जिसकी वजह से वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, और ऐसे ही लिक्विड पे बहुत सारा प्रेशर लगाओ, बहुत सारा अगर हम वाटर पर प्रेशर लगाएं, ठीक है, तो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हमें वाटर से आइस बनानी है, दो तरीके हैं, या तो टेम्परेचर कम कर दो या प्रेशर बढ़ा दो। ठीक है, हम टेम्परेचर घर में हम टेम्परेचर कम करते हैं। जो इंडस्ट्रियल यूज़ होता है ना, इंडस्ट्रियल यूज़ आइस का, तो उसमें हम आइस को पता है कैसे बनाते हैं, वाटर को बहुत ज़्यादा उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं और आइस फॉर्म हो जाती है। तो प्रेशर से भी हम क्या कर सकते हैं, प्रेशर से भी हम स्टेट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट कौन सा टेम्परेचर होता है, वो टेम्परेचर जिसमें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। सॉलिड जो है वो लिक्विड में जब मेल्ट हो जाता है ना, तो हम उसे कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जिसमें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है उसे उसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट ना बिल्कुल सेम होते हैं, बस डेफिनेशन में फ़र्क तो आएगा ही। मेल्टिंग क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड में मेल्ट होना, और फ्रीजिंग क्या होता है, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना। वाटर की बात करें तो दोनों ही 0 डिग्री हैं। मतलब अगर 0 डिग्री का टेम्परेचर है तो 0 डिग्री की जो आइस है वो वाटर में कन्वर्ट होने लगेगी, और 0 डिग्री ही वो टेम्परेचर है जिसमें वाटर आइस में कन्वर्ट हो सकता है। तो मेल्टिंग पॉइंट इज़ द टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड। वो टेम्परेचर जिसमें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर। ये नहीं प्रेशर अप्लाई कर दिया तो उस हिसाब से तो टेम्परेचर चेंज हो ही जाएगा। अगर हम प्रेशर नहीं अप्लाई करते ना, तो हम कह सकते हैं कि वो उसका मेल्टिंग पॉइंट है। अगर हम बहुत सारा प्रेशर अप्लाई कर देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो जो है बिना टेम्परेचर चेंज करे भी सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है हमारा लिक्विड। हम आइस को जैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वाटर को आइस में कन्वर्ट करना है ना, तो बहुत सारा प्रेशर अप्लाई कर दो, ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो एट कांस्टेंट प्रेशर द टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। अब बढ़ते हैं सब्लिमेशन पर। सब्लिमेशन क्या होता है, कुछ हमारे ऐसे भी सॉलिड्स होते हैं जो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि हम बात करें, हमारा अमोनियम क्लोराइड है, और भी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी, कैम्फर डिस्कस करा था, नैप्थलीन बॉल, ड्राई आइस जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, है ना। तो अभी हम NH4Cl लेकर चल रहे हैं। NH4Cl को हमने हीट अप करा तो हम क्या देखेंगे, वाटर, ये छोटे छोटे हमें ड्रॉपलेट्स दिखेंगे अमोनियम क्लोराइड के, ये डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो चुका होगा हीट अप करने से। ऐसे ही हमारी एक होती है ड्राई आइस। ड्राई आइस या हम कह सकते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ ऐसा दिखता है। क्या होता है, ये जो है ये सॉलिड से डायरेक्ट गैस में और गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है, ये लिक्विड स्टेट में नहीं कन्वर्ट होता। ऐसे ही कैम्फर लिक्विड स्टेट में नहीं कन्वर्ट होता। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम ड्राई आइस भी कहते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आता है ड्राई आइस क्या होती है, तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस, और इट सब्लाइम, वो सब्लाइम हो जाती है गैस। नाउ स्टार्टिंग विद न्यू टॉपिक कॉल्ड लेटेंट हीट। लेटेंट हीट को हम हिडन हीट भी कह सकते हैं। हिडन हीट क्या होती है, देखो कभी कभी जब हम किसी भी चीज़ को हीट अप करते हैं उसका टेम्परेचर राइज़ करता है, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि हम उसे हीट अप कर रहे हैं लेकिन उसका टेम्परेचर राइज़ ना हो। जैसे कि अगर हमारी आइस थी, आइस को जब हम हीट अप करते हैं, तो जैसे आइस हमारी अभी -10 डिग्री सेल्सियस की थी, हमने उसे हीट अप करना शुरू करा, धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ा, -8, -5, -4, -3, -2, फिर 0 डिग्री पर पहुंचा। जब टेम्परेचर 0 डिग्री पर पहुंचा तो कुछ टाइम के लिए हमने उसे हीट दी लेकिन उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा। हमने उसे हीट दी लेकिन उसका टेम्परेचर 0 डिग्री से 1 डिग्री नहीं हुआ, अभी कुछ टाइम के लिए वो 0 डिग्री पर ही कांस्टेंट रहा। तो 0 डिग्री पे हमने जब उसे टेम्परेचर जितनी हीट दी वो उसने शो नहीं करी, मतलब एक तरीके से लेटेंट हीट होती है, छुपी हुई हीट होती है। लेटेंट हीट का मतलब होता है हिडन हीट। इस टाइम पर जो हम हीट दे रहे हैं वो उसको टेम्परेचर राइज करने में नहीं यूज़ कर रहा है, वो यूज़ कर रहा है
अपने फोर्सेस को वीक करने में, जिससे कि वो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। मतलब 0 डिग्री पर, मेल्टिंग पॉइंट पर वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, वो अपने आप को सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है। इसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब हम आइस को जब हीट अप कर रहे थे तो 0 डिग्री आइस कुछ टाइम के लिए 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट हुई, टेम्परेचर उसका फिर 1 डिग्री हुआ 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट होने के बाद। तो 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट होने के लिए हमने जितनी हीट दी थी उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उसे हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। एक और लेटेंट हीट होती है जिसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब हम वाटर को और हीट कर रहे थे, वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री से 5, फिर 10, 20, 30, वाटर का टेम्परेचर बढ़ता चला गया। वाटर का टेम्परेचर कब तक बढ़ा, 100 डिग्री तक वाटर का टेम्परेचर बढ़ गया। 100 डिग्री वाटर में क्या हुआ, अब 100 डिग्री पर उसका टेम्परेचर फिर से कुछ टाइम के लिए कांस्टेंट हो गया। हम उसे हीट दे रहे हैं लेकिन उसका टेम्परेचर राइज नहीं कर रहा है। बॉइलिंग पॉइंट पर क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हम उसे हीट दे रहे हैं लेकिन उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। ये लेटेंट हीट है। ये हीट कहाँ जा रही है, ये हीट फोर्सेस को वीक करने में काम आ रही है। अब वो लिक्विड से गैस का ट्रांजिशन कर रहा है, अब वो लिक्विड स्टेट से गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो जब वो लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है और वो टेम्परेचर का इंक्रीमेंट नहीं शो कर रहा है, जब हम उसे हीट दे भी रहे हैं, तो हम इसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसे ही हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। तो लेटेंट हीट बेसिकली हिडन हीट है। इस टाइम पर हम जो टेम्परेचर, जो हीट दे रहे होते हैं उससे टेम्परेचर राइज नहीं होता, कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है। और ये हीट जो है वो स्टेट चेंज करने के लिए यूज़ होती है। तो ये हीट सिर्फ स्टेट चेंज करने के लिए यूज़ होती है और ये हीट जो है टेम्परेचर को राइज करने के लिए नहीं यूज़ होती। तो लेटेंट हीट इज़ बेसिकली द हीट गिवन फॉर द चेंज ऑफ स्टेट विदाउट चेंजिंग एनी टेम्परेचर। ठीक है, जैसे हमारा जो सॉलिड है उसे हम लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 0 डिग्री सॉलिड को 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें जितनी हीट देनी पड़ रही है, टेम्परेचर तो 0 डिग्री ही रह रहा है लेकिन फिर भी हमें हीट देनी पड़ रही है। इस टाइम पर वो क्या कर रहा है, वो अपने मॉलिक्यूल्स दूर कर रहा है और क्या कर रहा है, वाटर का स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, स्टेट का उसका ट्रांजिशन हो रहा है। तो लेटेंट हीट इज़ द हिडन हीट विच इज़ गिवन एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर टू चेंज द स्टेट, नॉट टू चेंज द टेम्परेचर। उसे हम लेटेंट हीट कहते हैं। स्टार्टिंग विद आवर नेक्स्ट टॉपिक, इट इज़ इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन होता है लिक्विड का गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के नीचे, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर तो वेपराइजेशन हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट के नीचे भी अगर हम अपने कपड़े सूखने डालते हैं तो वो सूख जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। तो इवेपोरेशन कैन टेक प्लेस एट एनी टेम्परेचर। इवेपोरेशन के टाइम होता क्या है, कुछ मॉलिक्यूल्स इतनी एनर्जी गेन कर लेते हैं कि वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। तो ये जो गैसियस स्टेट में जब ये कन्वर्ट हो जाते हैं इसे हम इवेपोरेशन कहते हैं, है ना। अब होता क्या है, ये एक सरफेस फिनोमेना है। इसमें और वेपराइजेशन में फ़र्क क्या है, ये एक सरफेस फिनोमेना है। सरफेस के कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो इतनी एनर्जी गेन कर लेते हैं कि वो ईजिली वेपराइज हो पाए, तो हम इसे इवेपोरेशन कहते हैं। जबकि वेपराइजेशन क्या होता है, वो 100 डिग्री टेम्परेचर पर ही होता है, वो पूरा का पूरा क्या होता है, बल्क फिनोमेना होता है। Evaporation is a surface phenomena while vaporization is a bulk phenomena। bulk phenomena मतलब जब हम किसी चीज़ को वेपराइज कर रहे होते हैं, जब हम उसे बॉईल कर रहे होते हैं, वाटर को बॉईल कर रहे होते हैं, तो उसके ऊपर के पार्टिकल्स नहीं इवेपोरेट होते, सिर्फ नीचे तक के पार्टिकल्स जो है वो पहले नीचे के पार्टिकल्स डिस्टर्ब होते हैं, फिर ऊपर वो इवेपोरेट होते हैं। जबकि इवेपोरेशन में सिर्फ ऊपर के जो लेयर के पार्टिकल्स होते हैं वो वेपराइज होते हैं। तो ये फ़र्क है इवेपोरेशन और वेपराइजेशन। नाउ द फैक्टर्स ऑन विच इवेपोरेशन डिपेंड्स। इवेपोरेशन किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो इवेपोरेशन भी डेफिनेटली बढ़ जाएगा। अगर ज़्यादा गर्मी होती है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो इवेपोरेशन भी बढ़ जाती है। एक और चीज़ है, ये तो हम ऑब्वियस सोच सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाया इवेपोरेशन बढ़ गई। दूसरी चीज़ है सरफेस एरिया। अगर हम सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं तो भी इवेपोरेशन बढ़ जाता है। जैसे कि अगर हमारा गरम गरम सूप है
उसे हम ऐसे सॉसर में रख दें, बड़े से सॉसर में, तो क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से ना इवेपोरेशन जल्दी होगा। तो इवेपोरेशन उसमें जल्दी हो सकता है ना। अगर हम कपड़ों को फैलाकर इसलिए डालते हैं, कपड़ों को हम फैलाकर डालने की कोशिश करते हैं, क्यों? क्योंकि अगर हम जितना ज़्यादा कपड़ों को फैलाएंगे ना, तो उतना ज़्यादा क्या होगा, इवेपोरेशन हो पाएगा, उतना ज़्यादा ही सरफेस एरिया होगा और इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा। एक फैक्टर डेंसिटी पर भी डिपेंड करता है, डेंसिटी या कह लो ह्यूमिडिटी। अगर हमारे एयर में थोड़े थोड़े वाटर के मॉलिक्यूल्स आ जाए तो हम उसे ह्यूमिडिटी कहने लगते हैं। तो अगर ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर होगा तो हमारे कपड़े इतनी जल्दी नहीं सूखने के। अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन अपने आप कम हो जाएगा। तो डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, इवेपोरेशन बढ़ता है। एरिया इंक्रीज़ करते हैं तो भी इवेपोरेशन बढ़ता है। लेकिन अगर हम ह्यूमिडिटी या डेंसिटी इंक्रीज़ करते हैं, भाई अगर ह्यूमिडिटी बहुत होगी, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होगा तो कपड़े जल्दी नहीं सूखेंगे, तो इवेपोरेशन रिड्यूस हो जाएगा। एक फैक्टर पर और डिपेंड करता है जिसे हम कहते हैं विंड वेलोसिटी। विंड वेलोसिटी पे कैसे डिपेंड करता है, अगर हवा बहुत तेज़ चल रही है तो इवेपोरेशन भी जल्दी होता है। तो विंड स्पीड पर भी डिपेंड करता है। एक चीज़ और है, ये जो इवेपोरेशन हम पढ़ रहे हैं, ये इवेपोरेशन, दिस इवेपोरेशन कॉजेज़ कूलिंग। ये इवेपोरेशन ठंडक प्रोवाइड करता है। इसलिए ही जब हम गर्मी में स्वेटिंग होती है, हमारे बहुत पसीने आते हैं, पसीने मेनली आते ही इसलिए हैं कि बहुत गर्मी हो रही है, तो अपने आप पसीने आने लगते हैं और जैसे ही वो पसीने इवेपोरेट होते हैं तो हमें ठंडक महसूस होने लगती है, हमें कूलिंग फील होने लगती है। या अगर कभी हम थिनर या एसीटोन अपने हाथ पर डाल दें तो वो एसीटोन इवेपोरेट हो जाता है, और जब वो इवेपोरेट हो जाता है तो हमें ठंडा लगने लगता है। अर्दन पॉट्स सुने होंगे, मटके जो हम यूज़ करते हैं, तो मटके में पानी ठंडा रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें मटके में ना बहुत सारे होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, टाइनी पोर्स, थ्रू विच वाटर कैन सीप आउट, जिसके थ्रू वाटर जो है वो निकल सकता है। और जहाँ से वाटर अगर वो निकल गया, वाटर निकलने के बाद वो इवेपोरेट भी हो जाएगा, और वाटर निकलने के बाद, इवेपोरेट होने के बाद वो ठंडक प्रोवाइड करेगा। इसलिए मटके का पानी हमेशा ठंडा रहता है। क्यों रहता है? बिकॉज इवेपोरेशन डेफिनेटली कॉजेज़ कूलिंग। और ऐसे ही अगर हमें कहा जाता है गर्मियों में हमें कॉटन क्लॉथ्स पहनने चाहिए। क्यों? क्योंकि कॉटन क्लॉथ्स के थ्रू जो हमारे स्वेट्स हैं वो बहुत इजीली इवेपोरेट हो सकते हैं, और अगर वो इजीली इवेपोरेट होंगे तो इवेपोरेशन की वजह से तो कूलिंग होती है, तो हमें ठंडक महसूस होती है। इसलिए ही कहा जाता है कि भैया कॉटन क्लॉथ्स जो हैं वो हमें पहनने चाहिए गर्मियों के टाइम पर। लाइट क्लॉथ्स, कॉटन क्लॉथ्स जो हैं वो फेवर करे जाते हैं, है ना। तो इसलिए करे जाते हैं क्योंकि इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग कॉज होती है। Thanks for watching the video. I hope you like it. Don't forget to like, share, comment and subscribe.